Okay. Good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics class. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एंड ओपन सिस्टम की बात किया था। और उस ओपन सिस्टम के लिए ही हम लोगों ने बात किया था। जब उसके एप्लीकेशन पे आए तो उसके एप्लीकेशन पे हमने देखा कि थ्रॉटलिंग क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा। उस पर हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया। थ्रॉटलिंग इरिवर्सिबल है तो कैसे इरिवर्सिबल है, क्यों इरिवर्सिबल है, हमने इसकी भी डिटेल में बात किया। थ्रॉटलिंग से हीट ट्रांसफर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसकी भी हमने डिटेल में बात किया। थ्रॉटलिंग में वर्क ट्रांसफर भी नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसकी भी हमने बात किया। ये नहीं कि हमने हाइपोथेटिकल सोच लिया नहीं होता तो नहीं होता, क्यों नहीं होता विथ रीजन मैंने आपको बताया है डिटेल से कंप्लीटली। तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें किया, जो पढ़ा, वो पूरा हमने देखा कि फर्स्ट लॉ कहां से शुरू हुए, वर्क ट्रांसफर से शुरू किए, हीट ट्रांसफर पे आए, फर्स्ट लॉ पे आए, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पे आए। पहले क्लोज सिस्टम फॉर ए साइकिल की बात किया, फिर ओपन सिस्टम उसी से आया, फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम की बात किया, फिर हमने उसके एप्लीकेशन की बात किया। अब जहां हम थर्मोडायनेमिक्स में आए हैं, एट दिस पॉइंट इन थर्मोडायनेमिक्स देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज। एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है और एक आपको मजे की बात मिलने वाली है यहां पे। वो क्या मिलने वाला है वो देखते हैं जरा। उसका नाम है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि यार फर्जी की बातें करते रहते हो आप लोग। जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, एनर्जी कंजर्व है, मिल गई, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती है, तो फिर काहे फालतू में सेकेंड लॉ पढ़ रहे हो? ऐसी क्या जरूरत है भैया आपको? तो जरूरत है। बिना सेकेंड लॉ के फर्स्ट लॉ किसी काम का नहीं है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मैं बताऊं कि मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। आपको क्या लगता है वो पढ़ने के बाद आप सोचिएगा, बट मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बिना इसके फर्स्ट लॉ कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। अब आप सोचोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, मतलब एक तो हमें 30-35 घंटे से बेवकूफ बनाए पड़े हो और अब कह रहे हो कि फर्स्ट लॉ का कोई काम ही नहीं है, सेकेंड लॉ नहीं आया। तो जरा सुनते हैं कि ऐसी क्या चीज थी। तो सेकेंड लॉ में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड लॉ पे क्यों गए। सेकेंड लॉ पे क्यों गए मतलब फर्स्ट लॉ में कुछ कमी रही होगी, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन होगी, फर्स्ट लॉ कुछ कर नहीं पा रहा होगा, इस वजह से हम सेकेंड लॉ पे गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह पढ़ते हैं, सब्जेक्ट ना, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं। अब वहां पे पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने वाट गवर्नर पढ़ा था। भैया जब वाट गवर्नर पढ़ लिए तो फिर प्रोएल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर में जाने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेशन है वाट गवर्नर की, इसलिए हम वहां पे गए। उसी तरीके से फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन है, कुछ चीजें हैं जो फर्स्ट लॉ नहीं कर पाता, तो हमें सेकेंड लॉ में जाने की जरूरत पड़ी है। तभी हम कहां पे गए? सेकेंड लॉ पे गए। अब देखिए यहां पे जरा, फर्स्ट लॉ की अगर आप बात करते हो, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या कहता है? सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी फिक्स है,
जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट होगी। समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। बट जब हम बातें करते हैं ऐसी, जब हम बातें करते हैं ऐसी, तो कहते हैं कि भाई मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, और यहां से कुछ दूंगा तो सिंपली वे कह देता है, सिंपली कह देता है कि आप जो हीट दोगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हीट दोगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे होगा, ये हमको फर्स्ट लॉ नहीं बताता, कुछ नहीं कहता फर्स्ट लॉ। मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, इस पॉइंट से, मान लो मुझे इस पॉइंट से, यानी आपका ये बालसन चौराहा है और ये सिविल लाइन है, ये सिविल लाइन है। फर्स्ट लॉ कहता है कि बालसन से सिविल लाइन चले जाओ। अब कैसे जाओ, किस डायरेक्शन से जाओ, अगर मैं इसकी बात सोचूं तो मुझे यह फर्स्ट लॉ नहीं बताता, फर्स्ट लॉ ये बोलता ही नहीं। अब लो, कहता है कि भैया यहां से यहां पहुंचना है। एक आदमी बेचारा यहां खड़ा है, इससे हमने कहा तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे, तुम यहां से चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे। वो आदमी खुश हो गया कि भाई बालसन से सिविल लाइन पहुंचना है मुझे, पहुंच जाऊंगा मैं। अब उसको यही नहीं पता कि मैं कैसे पहुंच जाऊं, यानी जितनी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होगी ये हमें पता है। एनर्जी इज कंजर्व तो हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क, हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क। बट कैसे कन्वर्ट होगी, कोई क्या डायरेक्शन होगा, कैसे जाएं हम, ये हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताता। अब ये बेचारा यहां पे सहमा हुआ बैठा है, 3 दिन से बैठा है इस बालसन चौराहे पे, यहां से सिविल लाइन जाना है, कोई बताने वाला नहीं है कैसे जाऊं। यानी फर्स्ट लॉ कहता है हीट वर्क में कन्वर्ट कर दो, कैसे कर दो, किस डायरेक्शन से जाए, ये बताने वाला कोई नहीं है उसको। जब ये 3 दिन से सहमा बैठा है तभी यहां से एक हीरो की एंट्री होती है। वो कहता है रुको, डरो मत, परेशान मत हो, मैं हूं, मैं आ रहा हूं। जैसे ही ये आया, ये कहता रुको, तुम्हें यहां से यहां जाना है ना, अब कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है मैं बताता हूं। तो ये सेकंड लॉ की एंट्री हुई, सेकंड लॉ यहां से आया, वो कहता है अब मैं यहां से यहां चलूंगा, जहां जहां मैं चलूं वहां वहां मेरे पीछे पीछे तुम चले आओ। जैसे ही सेकंड लॉ की एंट्री हुई, वो जहां जहां गया फर्स्ट लॉ उसके पीछे आया, तब उसके पीछे पीछे फर्स्ट लॉ गया, यानी तब हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। यानी फर्स्ट लॉ कहता है हीट कन्वर्ट इनटू वर्क और वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, बट हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क किस रास्ते से होगी ये वो नहीं बताता। ये बताने वाला कौन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेकंड लॉ। अब डायरेक्शन कैसे आता है ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, ये आप थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये आपको रुकना पड़ेगा, एंट्रोपी तक रुकना पड़ेगा। जब मैं एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन कहां से आता है। दूसरा अब वो कहता है फर्स्ट लॉ, उन्होंने प्रोसेस भी कह दिया। फर्स्ट लॉ कहता है कि समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, यानी वो कहता है एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होगा, और जब वापस आओगे तो वर्क इज कन्वर्ट इनटू हीट, वो वर्क वापस हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ हमको ये नहीं बताता कि भैया ये कन्वर्जन पॉसिबल भी है कि नहीं है। भैया ये कन्वर्जन पॉसिबल है, यानी ये प्रोसेस पॉसिबल भी है कि नहीं है, ये मुझे फर्स्ट लॉ नहीं बताने वाला है। फर्स्ट लॉ मुझे नहीं बताता। अगर ये मुझे
फर्स्ट लॉ नहीं बताता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो प्रोसेस भी, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनको फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं इसके बारे में फर्स्ट लॉ हमें कुछ भी नहीं बताता है। अब सुनिए, एग्जांपल देता हूं आपको, एक प्यारा सा एग्जांपल है। भैया ऐसा है, हम लोग यहां पे हैं, यहां पे ये है हमारी संगम नगरी प्रयागराज। यहां से हम लोगों ने, दोस्तों के ग्रुप ने एक टूर जाने के लिए यहां से प्लान बनाया कि हम लोग यहां से प्लान बना के एक टूर पे चलेंगे और पहाड़ी एरिया पे, पहाड़ पे घूमने चलेंगे। यानी हमने सोचा कि हम चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट की पहाड़ियों में घूमेंगे, उनकी पहाड़ियों को देखेंगे। जब हम चित्रकूट की पहाड़ी पे जाने की सोचे, तब हम लोगों ने यहां पे एक कार लिया। इस कार पर हम लोग बैठ गए। इस कार पे एक टंकी लगी है, उस पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भर दिया है, पेट्रोल भरा है। एंड दिस पेट्रोल इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी। दिस पेट्रोल इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी। अब दिस केमिकल एनर्जी जब हम यहां से यहां ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम यहां पहुंच गए। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम यहां से यहां पहुंच गए, यानी किसी पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच गए। इसका मतलब दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दिस, भाई यहां से फ्यूल बर्न हुआ और गाड़ी को यहां तक ले गया। गाड़ी को ले जाते जाते जब यहां पहुंचा तो ये पेट्रोल पंप जो है, यानी पेट्रोल की टंकी जो है, ये पेट्रोल की टंकी यहां तक खाली हो गई। ये पेट्रोल की टंकी यहां तक क्या हुआ? खाली हो गई। जब ये पेट्रोल की टंकी यहां खाली हो गई, अब मतलब जब यहां पे थे तो हमारी कार पर एक केमिकल भरा था, पेट्रोल भरा था, एक केमिकल एनर्जी अवेलेबल थी। बट वही कार को जब हमने यहां से चलाया, तो ये केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में फाइनली किसी पर्टिकुलर हाइट पे गए तो ये केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और गाड़ी को यहां पे पहुंचा दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W होता है, यानी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई। अब अगर मैं इस गाड़ी को वापस यहां से, अभी तो यहां से यहां गई, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एंड जब इसको मैं यहां घूम लिया, अब यहां से वापस आ रहा हूं। जब मैं यहां से वापस चलूंगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बोलो भैया, जब यहां से वापस आए तो दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब जब मैं यहां से ऊपर गया था तो मेरा ये टैंक फुल भरा था, मैं यहां से ऊपर गया, मेरा टैंक खाली होके इतना हो गया क्योंकि वो बर्नआउट होकर के केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहां से वापस आ रहा हूं। जब मैं यहां से वापस आऊं तो ये पोटेंशियल एनर्जी
फिर से कन्वर्ट हो जाए किस में? दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब मेरा ये जो टैंक खाली हुआ था, मैं जब वहां से वापस आऊं तो ये टैंक फिर से भरना शुरू हो जाए और यहां आते आते मेरा ये पूरा टैंक भर जाना चाहिए, मेरा ये पूरा टैंक भर जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए फिर क्या बात है? अगर ऐसा हो जाए फिर क्या बात है? भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ तो यही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यही होना चाहिए कि ऊपर गया तो केमिकल एनर्जी बर्न हुई, यानी पेट्रोल टंकी खाली हो गई, ऊपर से नीचे आऊं तो पेट्रोल टंकी फिर से भर जानी चाहिए, पेट्रोल टंकी फिर से भर जानी चाहिए। बट क्या ये होता है? क्या ये होता है? क्या फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W। उसने जो हीट का एनर्जी का कन्वर्जन किया, वापस आते समय उसको वापस पेट्रोल टंकी को पूरी भर देना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरी टंकी तो नहीं भरी, टंकी खाली की खाली रह गई, लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से भर जानी चाहिए। इसका मतलब यह निकला कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो प्रोसेस, हो सकता है कि वो प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो प्रोसेस पॉसिबल ही ना हो, वो प्रोसेस पॉसिबल ही ना हो। तो कहने का मतलब all the process will satisfied the first law may not be practically possible। हो सकता है कि वो प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करते हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। अब प्रैक्टिकली वो प्रोसेस पॉसिबल होगा कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहता है, देखिए एक जगह डायरेक्शन बताया, दूसरा सेकेंड लॉ ही बताएगा कि ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। जब वो प्रोसेस पॉसिबल होगा तभी हम लगा पाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी मैंने आपको यह बताया कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप बात करते हो कि भाई हमने टूर बनाया, टूर यहां से और चित्रकूट की पहाड़ी पे चलना चाहे, हमने अपने पेट्रोल टंकी को पूरा भर दिया, पेट्रोल टंकी मेरी पूरी भर गई, यानी ये केमिकल एनर्जी भर गई। जब मैं पहाड़ी पे चढ़ा तो ये केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जब मैं ऊपर से नीचे आऊं तो मेरी टंकी जो खाली हुई थी, नीचे आने पर वो टंकी फिर से भर जानी चाहिए। लेकिन क्या भरती है? क्या अगर टंकी फिर से भर जाए तो क्या बात है, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ तो है, ये प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन। यानी फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट लॉ डायरेक्शन नहीं बताता। सेकेंड, फर्स्ट लॉ यह नहीं बताता कि प्रोसेस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले किसको अप्लाई करके देखेंगे? पहले कौन अप्लाई होगा? पहले अप्लाई होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो बताएगा प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, वो बताएगा कि किस डायरेक्शन में चलना है। जब पहले वो बता दे कि ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है और किस डायरेक्शन में चलना है, तो उसके पीछे पीछे फर्स्ट लॉ चलता है, उसके पीछे पीछे फर्स्ट लॉ चलता है। इसीलिए कहा गया कि अगर आप बात करते हैं कि ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है,
तो हम कहते हैं कि वो कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कहने का मतलब अगर मैं कहूं दो लाइन में, तो कहने का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स simply says that energy is conserved। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल कहता है कि एनर्जी कंजर्व है, इट विल नॉट गिव एनी डायरेक्शन for a particular process। एक पर्टिकुलर प्रोसेस का डायरेक्शन फर्स्ट लॉ नहीं बताता। फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज ए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which gives the direction of a particular process, which gives the direction of a particular process through the concept of entropy। तो सेकेंड लॉ में ही एंट्रोपी है, तो आगे हम जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तो कैसे डायरेक्शन बताता है वहां पे देखेंगे। किसके थ्रू बताता है सेकेंड लॉ डायरेक्शन? एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के थ्रू डायरेक्शन बताता है। एंड हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड फर्स्ट फॉर एस्टैब्लिश द डायरेक्शन। सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं किसके लिए? डायरेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। देन फर्स्ट लॉ मस्ट बी अप्लाइड। पहले सेकंड लॉ अप्लाई करके डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, तब आप उसमें फर्स्ट लॉ यूज करिए। आल्सो क्या? इन ऑर्डर टू नो द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी ये जानने के लिए कि ये प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, हम पहले लगाते हैं क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड आफ्टर अप्लाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ द प्रोसेस इज पॉसिबल, then apply the first law of thermodynamics। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इतना बड़ा सेंटेंस मैं लिखा नहीं रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको जो बोल रहा हूं, अभी जो मैंने बोला फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। कहने का मतलब है जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है वो क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स simply says that energy is conserved, यानी एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहती है और कुछ नहीं बताता फर्स्ट लॉ। इट विल नॉट गिव एनी डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। टू एस्टैब्लिश द डायरेक्शन, अप्लाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंड हेंस द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई फर्स्ट, देन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आल्सो इन ऑर्डर टू नो द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, फर्स्ट अप्लाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ होगा? जरूर क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है? यानी वो ना तो डायरेक्शन बताता है, ना प्रोसेस के फिजिबिलिटी को बताता है,
इसीलिए कोई पूछे कि पहले कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो पहले सेकंड लॉ को अप्लाई करके डायरेक्शन और फिजिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तब जाके फर्स्ट लॉ वहां अप्लाई होता है। इसीलिए बिना सेकंड लॉ के फर्स्ट लॉ किसी काम का नहीं है, फर्स्ट लॉ किसी काम का नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि ऑल द प्रोसेस which satisfied the first law may not be practically possible। हो सकता, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि वो प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हो सकता है वो प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, वो प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। इसीलिए डायरेक्शन बताने वाले लॉ को, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहा जाता है? डायरेक्शनल लॉ कहा जाता है। यानी ये डायरेक्शन बताने वाला जो लॉ है, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्शनल लॉ भी बोला जाता है। डायरेक्शनल लॉ, ये डायरेक्शनल लॉ है, ये डायरेक्शन बताने वाला है, इसीलिए इसको डायरेक्शनल लॉ भी कहा जाता है। यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ, आल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ठीक है, और बताऊं कुछ बेसिक चीजें, सुन लीजिए। मैंने आपको कुछ बताया था लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। मैंने आपको कहा था कि वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, एकदम बताया था कि कैसे वो लो ग्रेड एनर्जी है, कैसे वो हाई ग्रेड एनर्जी है। अब अगर वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट लो ग्रेड एनर्जी है, तो याद रखिएगा कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो कभी भी कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल इन ए साइकिल। कहने का मतलब है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जो भी आपके वर्क है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। कभी भी एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है। किसमें? एक साइकिल में अगर कभी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल इज इम्पॉसिबल। इन ए साइकिल इज इम्पॉसिबल। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मैंने आपको एक चीज बताई है, मैं भी बहुत 6-7 साल 8 साल 10 साल से लगभग हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन आज तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला। आप जरा मुझे बताना, जो मैं बोलने जा रहा हूं जरा मुझे उसका आंसर बता देना आप। अब एक एक वर्ड का मीनिंग का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से जब बोलने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था कि ये एक पिस्टन है, यानी ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एंड इन दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक गैस भरी है, ठीक है। और इसमें कहें कि यह आइसोथर्मल प्रोसेस होने जा रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस होने जा रहा है, और आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस है। अगर ये आइडियल गैस है तो आपको पता है फॉर एन आइडियल गैस
आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एलोन, ये आपने पढ़ा है। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द, यहां एक्सपेंशन हो रहा है, यहां गैस भरी है, ठीक है, आइसोथर्मल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब अगर इंटरनल एनर्जी, अब अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब यहां पे कौन सी गैस भरी है? आइडियल गैस। आइडियल गैस, अगर ये आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। T इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ कि U इज इक्वल टू कांस्टेंट। U इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। इसका मतलब हुआ कि डेल Q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, डेल Q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। और मैंने पढ़ाया है इन ए क्लोज सिस्टम फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, यही पढ़ाया है ना। अब मैं कंफ्यूज हूं, अभी मैंने बताया कि वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ए लो ग्रेड एनर्जी, कंप्लीटली कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। बट यहां तो हो रहा है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। फिर कैसे आया? आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। अब तो क्या करें, अब कंफ्यूज हूं मैं, क्या सोचोगे आप, कहां से लाओगे आंसर इसका? आपसे वाइबा में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछेगा ना, बिल्कुल पूछ सकता है। मेरे जैसा आदमी बैठा होगा तो जरूर पूछेगा आपसे, तो आप क्या बताओगे? कंफ्यूज हो गए। इसीलिए कहता हूं कि किसी डिफिनीशन का एक एक वर्ड मायने रखता है। यह कंप्लीट कन्वर्जन किसके लिए है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यह कंप्लीट कन्वर्जन किसके लिए है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क व्हेन फ्लूइड इज एन आइडियल गैस। मैंने क्या डिफिनीशन बोला था अभी? वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, सुनिएगा ध्यान से, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, and it is impossible to complete conversion. It is impossible to complete conversion of low grade energy into high grade energy in a cycle. यहां पे क्या है? This complete conversion for a process, यानी एक प्रोसेस में कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है, बट अगर वो साइकिल है तो कभी भी कंप्लीट कन्वर्जन हीट का वर्क में नहीं हो सकता है। तो अगर कोई वाइबा में, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, आपको यहां फंसाए कि आप कहते हैं कि आपसे पूछे कि वर्क कौन सी ग्रेड की एनर्जी है, हीट कौन सी ग्रेड की एनर्जी है, और क्वेश्चन में फंसाए, तो आप बताएंगे सर वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। ये वर्ड मत भूलना, इन ए साइकिल, फिर वो आएगा यहां पे। लेकिन आइसोथर्मल आइडियल गैस है, तब तो डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सॉरी सर, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस नॉट ए साइकिल, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस नॉट ए साइकिल। इन आइसोथर्मल प्रोसेस
if the fluid is an ideal gas, then it is possible the complete conversion of low grade energy into high grade energy because it is a process. साइकिल में पॉसिबल नहीं है, प्रोसेस में पॉसिबल हो सकता है जब वो कंडीशन क्या हो, आइसोथर्मल हो, आइडियल गैस हो, तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होगा। अरे क्लियर हुई मेरी बातें? इतनी बातें मैं उतनी देर से आपको जो बता रहा हूं भैया, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये इंटरव्यू में, वाइवा में पूछा जाता है, आपको बताना पड़ेगा ये सब बातें। क्लियर हुई? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ की, क्यों सेकंड लॉ को आना पड़ा, क्या फर्स्ट लॉ हमें नहीं बता पा रहा था, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे आइए। देखिए, अब इसमें कुछ टर्म है जो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होंगे आगे से, जिनको बोला जाता है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। जिनको क्या बोला जाता है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। रिजर्वायर का मतलब समझते हैं? जहां पे चीजें स्टोर होती हैं, थोड़ा सा निकालने या देने पे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजर्वायर्स है। अदरवाइज वो रिजर्वायर ना कहलाए। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का मतलब, एनर्जी रिजर्वायर का मतलब ये थर्मल एनर्जी के इतने बड़े सोर्स हैं, इतने बड़े रिजर्वायर हैं कि चाहे इनमें से हीट को ले लो, चाहे हीट छोड़ दो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपसे बात किया, ठीक है? इन चीजों को याद रखिएगा जो मैंने चीजें आपको बताई हैं। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, मैंने आपको इसीलिए क्लिस्टर क्लियर एक एक चीज को बोला है, ठीक है? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं वो लिखी हुई थी तो मैंने उनको लिखा नहीं, बट आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दो हैं। एक को बोला जाता है सोर्स, एक को बोला जाता है सिंक। एक को बोला जाता है सोर्स, एक को बोला जाता है सिंक। जो सोर्स है, सोर्स का मतलब एक ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जिससे हम हीट लेते रहें, बट उसके टेंपरेचर में कोई चेंज ना आए। दैट इज द सोर्स ऑफ हीट। सिंक का मतलब वो सारे रिजर्वायर जिसमें हम छोड़ते रहें लेकिन उसके टेंपरेचर पर कोई चेंज ना आए, उसके टेंपरेचर पर कोई चेंज ना आए, ठीक है? याद रखिएगा, जो जनरली रिजर्वायर्स होते हैं, रिजर्वायर्स आर क्लोज सिस्टम, दे ट्रांसफर ओनली एनर्जी नॉट मास। अगर कहीं क्वेश्चन आए कि जो रिजर्वायर हैं ये क्लोज सिस्टम की ओपन सिस्टम, तो हम बात करेंगे कि ये सबके सब क्या हैं? क्लोज सिस्टम है। दे ट्रांसफर ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर यानी हीट का ट्रांसफर करते हैं और किसी के ट्रांसफर की बात नहीं होती है इनमें, ठीक है? तो सोर्स यानी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, एक को बोला गया सोर्स, दूसरे को बोला गया सिंक। एक को बोला गया सोर्स, दूसरे को बोला गया सिंक, ठीक है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स यहां भी लिखा हुआ देखिए, ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स आर ह्यूज थर्मल रिजर्वायर्स, ये बहुत बड़े थर्मल रिजर्वायर हैं। हुज थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, मतलब जिनके टेंपरेचर में कोई चेंज ना आए, इसका मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी है। जैसे आपका एटमॉस्फेयर है, आपका एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर इतना बड़ा रिजर्वायर है, एटमॉस्फेयर इतना बड़ा रिजर्वायर है
कि इसके जितनी मन करता है, कितने लोग रोज गाड़ी चलाते हो, कितना हीट छोड़ते हो, लेकिन एटमॉस्फेयर को कहते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट एटमॉस्फेयर को कहते हैं कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। इसी से आप कितनी हीट ऑब्जर्व भी करते हो, कितनी हीट लेते भी हो, फिर आप कहते हो फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इट्स टेम्परेचर इज नॉट इफेक्टेड, इट्स टेम्परेचर इज नॉट इफेक्टेड एडिशन और रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इसमें आप हीट ऐड करो या हीट रिजेक्ट करो, इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। सोर्स, सोर्स देखिए बहुत सारे सोर्स हैं, ये सब सोर्स का काम कर सकते हैं। जितने फर्नेस हैं, कंबस्टन चेंबर्स हैं, इन सब में हीट, इन सब से हीट हम लेते हैं, बट उनके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर भी कभी सोर्स का काम करता है, कभी सिंक का काम करता है, बट सिंक का काम ज्यादा करता है। ठीक है, आपके ये भी सोर्स और सिंक ही है, ये थर्मल ना होकर के आप जो कहते हैं ना, ये भी रिजर्वायर ही है। नदी हो गया, समंदर हो गया, इनमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सबके सब रिजर्वायर हैं, बट थर्मल रिजर्वायर का मतलब जहां टेम्परेचर से रिलेट कर देते हैं उनको थर्मल रिजर्वायर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब सोर्स का मतलब फर्नेस हो गया, कंबस्टन चेंबर हो गया, ये सब सोर्स हो गए जहां से हीट लेते हैं, बस उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सिंक, सिंक का मतलब वो एनर्जी रिजर्वायर लार्ज कैपेसिटी जिसमें हम हीट छोड़े फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर एंड सी। मैंने अभी बताया आपका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा सिंक है, बहुत बड़ा थर्मल रिजर्वायर है, जिसमें कंटिन्यूअसली हम लोग हीट को छोड़ते हैं, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सुनिए, सोर्स आपको मैंने बता दिया, सिंक मैंने आपको बता दिया, ये थर्मल रिजर्वायर हो गया। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया, सेकंड लॉ का काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, वो भी बता दिया। साइकिल और प्रोसेस में कंफ्यूज कोई करे वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सुनिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपको बताएगा कि यह पॉसिबल है कि नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, जो ऊपर लिखा था यहां पे, ये देखिए ना, कन्वर्जन रेशियो बताता है पॉसिबल है कि नहीं है, दूसरा डायरेक्शन बताता है क्लासियस स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट हैं आपके, एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक, केल्विन मैक्स प्लांक भी कहते हैं, बट आप साइड में याद रखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, बट दोनों म्यूचुअली मैं प्रूफ कर सकता हूं कि दोनों सेम है, मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कि दोनों सेम है। वो प्रूफ आपकी जरूरत होगी तो बताऊंगा, नहीं तो यहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बट दोनों एक तरीके से सेम है। एक से दूसरे को प्रूफ किया जा सकता है, दूसरे से पहले को प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ये कहता है कि अगर आप ऐसा इंजन बनाना चाहो जो कि एक सिंगल रिजर्वायर के साथ काम करे, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल व्हिच प्रोड्यूस continuously work by exchanging heat with a single reservoir। सुनिएगा ध्यान से। ये भाई साहब कहते हैं, केल्विन साहब ने कहा कि ऐसा है, आप अगर बात करते हो कि मैं एक ऐसा इंजन बनाऊंगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग है, इसका मतलब ये हीट इंजन है। मैं एक ऐसा इंजन बनाऊंगा जो इंजन एक सिंगल रिजर्वायर के साथ काम करेगा, यानी एक सिंगल सोर्स है जहां से वो हीट लेगा, जिसका टेंपरेचर T1 होगा। इस सोर्स से वो हीट लेगा, यहां से हीट उसको सप्लाई हो रही है और वो कॉन्टिन्यूअसली वर्क दे रहा है और एग्जिट उसका 0 है। QR क्या है? 0 है। कहने का मतलब है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए डिवाइस which work in a cycle and give continuously work with a single reservoir। यानी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि एक सोर्स से हीट ले और लगातार वर्क देता रहे। ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते हो। यही कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल व्हिच प्रोड्यूस वर्क continuously by exchanging heat with a single reservoir। which produce work continuously by exchanging heat with a single reservoir। एक सिंगल रिजर्वायर के साथ कंटिन्यूअसली हीट लेकर के वो आपको वर्क नहीं दे सकता है। यानी कहने का मतलब जो भी हीट ले, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। फाइनली यही कहना चाह रहा है। दिस इज द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ठीक है, एक 2 लाइन में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल व्हिच प्रोड्यूस continuously work by exchanging heat with a single reservoir। ये पॉसिबल नहीं। अरे ये फिगर से समझ में आ रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए डिवाइस which develop continuously work with a single reservoir। और बट वो डिवाइस साइकिल में काम कर रहा हो। कंटिन्यूअसली का मतलब साइकिल ही हो गया। कंटिन्यूअसली का मतलब तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो साइकिल में चलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा स्टेटमेंट है। बाकी आप देखना चाहे तो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, देख सकते हैं। ऑल द हीट सप्लाइड टू द इंजन वर्किंग ऑन ए साइकिल
वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस और साइकिल, ठीक है, कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, इन फैक्ट ए पार्ट ऑफ सप्लाइड हीट विल बी रिजेक्टेड। ये स्टेटमेंट नहीं है, केवल इतना स्टेटमेंट है ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला है। अरे ये तो उसका सलूशन हो गया, नीचे वाला तो उसका सलूशन है। यानी केल्विन प्लांक साहब ने क्या कहा था? केल्विन प्लांक साहब ने सिंपल कहा था कि भैया ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसा डिवाइस बना दो जो साइकिल में चल रहा हो और वो कंटिन्यूअसली वर्क देता रहे, एक सिंगल रिजर्वायर से हीट लेकर, यानी उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। यही है और इसी को पीएमएम सेकंड कहा गया। इसी को क्या कह दिया गया? पीएमएम सेकंड कह दिया गया। भैया पीएमएम 1 क्या था? पीएमएम 1 क्या था कि बिना हीट दिए ही वर्क की बात कर रहा था। पीएमएम 2 क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ऐसी मशीन बनाना चाहते हो जो कि एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और पूरे को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो यह भी पॉसिबल नहीं है, यह भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब केल्विन साहब कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबल क्या है? तो इन्हीं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से ही क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से ही निकल के आया कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन कहां से आया? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से आया। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन कहां से आया? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से आया। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? फ्रॉम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से। फ्रॉम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से केल्विन साहब ने कहा कि एक रिजर्वायर के साथ पॉसिबल नहीं है कि पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो, तो कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ये पॉसिबल नहीं है, और उसी के पीएमएम सेकंड कह दिया गया कि ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो एक सिंगल रिजर्वायर से कंटिन्यूअसली आपको वर्क देता रहे, यानी पूरी हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया कि ऐसा है, अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है, एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें ये सोर्स है, ये क्या है? सोर्स है, ये आपका सोर्स हो गया, यहां पे ये सोर्स है, यहां से वो हीट तो लेगा जिसे हीट सप्लाई कहेंगे, टेंपरेचर T1 है या T हाई है। एक हीट इंजन की बात कर रहा है, इसमें से कुछ वर्क मिलेगा, और एक के साथ ये पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो, एक हीट रिजेक्शन भी लगा दो, जो कि हीट कुछ रिजेक्ट करेगा और वो सिंक में जाएगा, जिसका टेंपरेचर T2 या T लोअर होगा, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही हीट रिजेक्शन 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, वैसे ही ये पॉसिबल हो गया। वैसे ही क्या हो गया? ये पॉसिबल हो गया। जो केल्विन प्लांक साहब ने कहा था कि वो इंजन बनाना नहीं पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको पॉसिबल करना है तो एक काम करो, सोर्स के साथ सिंक भी लगा दो, यानी सोर्स और सिंक दोनों होंगे, तभी आपको वर्क मिलेगा, तभी आपको वर्क मिलेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया हीट इंजन का, यहीं से कॉन्सेप्ट आया हीट इंजन का। यानी हीट इंजन इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट
supplied into work and reject remaining heat to the sink. Reject remaining heat to the sink. यानी हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट सप्लाई करते हो उसका कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट करता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट को वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है। यानी पूरी हीट को कभी वर्क में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता है, किया ही नहीं जा सकता है। अब अगर पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये जो W है, ये W किसके बराबर होगा? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन के बराबर होगा। जो वर्क मिलेगा, जितनी हीट आपने सप्लाई किया है उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, कुछ पार्ट बाहर रिजेक्ट हुआ, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू QS माइनस QR, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट इंजन इज ए डिवाइस, हीट इंजन इज ए डिवाइस which convert a part of heat supplied into work and remaining heat reject into the sink, remaining heat reject into the sink। और याद रखिएगा हीट इंजन ऑपरेट ऑन ए साइकिल, हीट इंजन हमेशा एक साइकिल पे काम करता है, हीट इंजन हमेशा एक साइकिल पे काम करता है। और आपने एक लॉ पढ़ा है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा ना, कि अगर यहां से हीट, यहां से करंट आती है तो इतनी हीट आई, इतनी हीट रिजेक्ट हुई, इतनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई, तो आपको पता है इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। इसका मतलब यहीं से निकल के आएगा जो इनकमिंग है वो QS है इक्वल टू आउटगोइंग QR है और प्लस W है। भाई इनकमिंग तो QS हो गया, उसके दो पार्ट W एंड QR, तो QS इज इक्वल टू QR प्लस W। इसका मतलब कि W इज इक्वल टू QS माइनस QR, W इज इक्वल टू QS माइनस QR, W इज इक्वल टू QS माइनस QR। और आपको सबको पता है अगर किसी इंजन की इफिशियंसी निकालना हो, किसी इंजन की क्या निकालना हो? इफिशियंसी। तो आपको कहते हैं एक ही फार्मूला याद रखना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जितना आपको आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय जो इनपुट आपने दिया, तो आउटपुट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा? Efficiency of heat engine is equal to output divided by input। आउटपुट क्या है? W है यानी वर्क, इनपुट का मतलब हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, ठीक है। और वर्क आपको W मिला, ये लिखा हुआ है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का मतलब वर्क डिवाइडेड बाय हीट, ठीक है, हीट एडेड या हीट सप्लाइड, यानी W इज इक्वल टू QS या इसी को QA या QS कह दो। और W की वैल्यू QS माइनस QR है, तो QS माइनस QR, तो ईटा इज इक्वल टू QS माइनस QR डिवाइडेड बाई QS यानी हीट सप्लाइड। तो 1 माइनस भाई QS से QS कैंसिल आउट, तो 1 माइनस QR डिवाइडेड बाई QS यानी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QR डिवाइडेड बाई QS
दिस इज एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये एक हीट इंजन की इफिशियंसी है। एंड देखिए यहां मैंने कुछ नहीं बोला कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए भी एंड इरिवर्सिबल के लिए भी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड होगा। यह प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड होगा और इरिवर्सिबल भी के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल इंजन। यहां मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कंडीशन नहीं लगाई, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो मैंने ये आपको बना के दिखाया। दिस इज द हीट इंजन ग्राफ एंड दिस इज द पीएमएम सेकंड टाइप, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी ये एफिशिएंसी होती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे बना भी हुआ है। देखिए ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये हीट इंजन यहां से हीट ले रहा है, हीट एडेड या हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये सिंक है, यहां पे सोर्स है, यहां से हीट ले रहा है, टोटल हीट को कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड दिस इज आल्सो नोन एज पीएमएम सेकेंड टाइप। दिस इज आल्सो नोन एज पीएमएम सेकेंड टाइप। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? क्लिस्टर क्लियर? लिमिटेशन फर्स्ट लॉ समझ में आई, सेकंड लॉ क्यों आया समझ में आया, सोर्स क्या होता है समझ में आया, सिंक क्या होता है समझ में आया। फिर आए स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा, उसकी वजह से हमने कॉन्सेप्ट निकाला हीट इंजन का, हीट इंजन निकल के आया। अब आगे बात करेंगे किसकी? सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है और उसके आधार पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन सी मशीनें बनाई गई हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के आधार पर हीट इंजन बन के तैयार हो गया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके आधार पर हम दूसरी मशीनें बनाएंगे, दूसरी मशीनें बनाएंगे जिनको हम देखेंगे वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। क्लियर हुआ? मजा आया होगा? ठीक है, चलिए एक एक चीज को मैंने आपको क्लिस्टर क्लियर करके बताया है कि क्यों आए हैं सेकंड लॉ पे। आपको खूब टूर भी कराया, गाड़ी से घुमाया, आपको ऊपर तक गए पेट्रोल खाली हो गया, नीचे आ गए पेट्रोल भर गया। ठीक है, सब कुछ बताया, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।